आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास +2 अकाउंटेंसी का, वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मींस रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों, ये जो टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारे पास 3 चैप्टर्स में यूज़ होगा। एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एक एडमिशन में और एक रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। तो इसलिए मैंने रीवैल्यूएशन की अलग से एक सेपरेट वीडियो बना ली है अब ये। तो इसमें आज हम स्पेशली ये करेंगे कि रीवैल्यूएशन क्या होता है। देखो बच्चों, रीवैल्यूएशन का मीनिंग होता है रीवैल्यूड करना, मीन्स दोबारा से मूल्यांकन करना। किस चीज़ का? एसेट्स का या लायबिलिटीज़ का। उसे हम बोलते हैं बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज एन नॉमिनल अकाउंट। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ गेन या लॉस। किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। मीन्स हमारी जो एसेट्स हैं उनको रीवैल्यूड करने से हमें अगर कोई गेन हुआ है या हमें कोई लॉस हुआ है तो वो किस में रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इस वजह से ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? जितने में वो खरीदी गई हैं उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे में जब किसी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पार्टनर की आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाती है, या कोई नया पार्टनर फर्म में आ जाता है, या कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है, या किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ का दोबारा से मूल्यांकन करना पड़ता है। और जितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है एसेट्स या लायबिलिटीज़ की, उसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको हम और क्या बोलते हैं? कई बार जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं जब हम एसेट्स की वैल्यू या लायबिलिटीज़ की वैल्यू रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इनटू बुक्स, या तो हम जो रिवाइज वैल्यू हैं वो बुक्स में रिकॉर्ड कर लें। सेकेंड हो सकता है जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं हमारी, उनकी जो बढ़ी हुई वैल्यूज़ हैं या घटी हुई वैल्यूज़ हैं वो हम बुक्स में रिकॉर्ड ना करें। तो अब हम जानते हैं कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो कब कब बनाया जाता है। व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? फर्स्ट, इफ देयर इज एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स की आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो उस केस में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का दोबारा से मूल्यांकन करना पड़ता है, मीन्स उनको रीवैल्यूएट करना पड़ता है। तो उस केस में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इफ़ न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू द फर्म, जब कोई नया साझेदार पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उस केस में भी हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हमारी फर्म की होती हैं उनको रीवैल्यूड करना पड़ता है। रीवैल्यूड करने के बाद जो भी एसेट्स की बढ़ी हुई वैल्यू है या लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ गई या कम हो गई, उससे हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम क्या करते हैं? पार्टनर्स को बांट देते हैं। नए पार्टनर के आने से पहले जो पार्टनर्स होते हैं उनको आपस में उनकी पुरानी रेशो में बांट देते हैं। थर्ड है इफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार अपनी मर्जी से अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ता है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हमारी फर्म की होती हैं उनको दोबारा से रीवैल्यूड करना पड़ता है, और उससे जो गेन या लॉस निकलता है वो सभी पार्टनर्स में क्या कर दिया जाता है? उनकी रेशो में डिवाइड
कर दिया जाता है। तो बच्चों अब हम करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में किन किन चीज़ों को नोट किया जाता है? फर्स्ट नंबर है एसेट्स का, सेकंड है लायबिलिटीज़ का। एक तो एसेट्स रिकॉर्ड की जाती हैं और एक लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं। बच्चों मैं तो आपको दोबारा बता दूं, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम केवल जो हमारी एसेट्स होती हैं और जो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यू जितनी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की भी वैल्यू जितनी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, हम उसके ऊपर जो भी हमें गेन होता है या लॉस होता है सिर्फ हम उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है वो क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। हम सिर्फ इसमें गेन या लॉस को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इस वजह से हमारा ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर भी क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। मीन्स हमें अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अगर गेन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब देखो बच्चों, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? फर्स्ट है हमारे पास हमारी एसेट्स। एसेट या तो उनकी वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है बच्चों, या उनकी वैल्यू कम हो सकती है। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, सपोज हमारी जो बिल्डिंग थी 50,000 की थी पहले, अब वो 70,000 की हो गई। पहले बिल्डिंग 50,000 की है, अब वो 70,000 की हो गई, तो हमें क्या होगा? 20,000 का फायदा होगा। तो फायदा होगा तो नॉमिनल अकाउंट है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड में जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड में। उसके बाद है अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो वो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? लॉसेस हमारे डेबिट होते हैं। मीन्स हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा वो क्या होगा बच्चों? डेबिट होगा। उसके बाद है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाती हैं। सपोज हमने किसी के पहले 20,000 रुपीज़ देने थे, अब उसके हमने देने हैं 30,000 रुपये। अब लायबिलिटीज़ बढ़ गई तो मीन्स हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो नुकसान क्या होता है? ऑलवेज डेबिट होता है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में आएंगी बच्चों? डेबिट साइड में। उसके बाद अगर हमारी लायबिलिटीज़ अगर कम हो जाती हैं, जितने हमने पैसे पहले देने थे अब उससे हमने कम देने हैं, तो लायबिलिटीज़ कम हो गई तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों? गेन। गेन ऑलवेज क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट। तो हमारा उस टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। ये तो मैंने आपको ब्रीफली समझाया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं। सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़ जितनी इनकी वैल्यू बढ़ जाती है या जितनी वैल्यू इनकी कम हो जाती है, सिर्फ हमने उसको रिकॉर्ड करना है। और क्या क्या आइटम्स इसके डेबिट में आएंगी, क्या क्या क्रेडिट में आएंगी, वो मैंने आपको एक बार ब्रीफली बता दिया। तो आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स की जर्नल एंट्री आएंगी। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज किस केस में? जब रिवाइज वैल्यू जो होती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। फर्स्ट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिक्रीज मीन्स होता है बच्चों कम होना। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, कम हो गई तो हमें क्या होगा बच्चों? नुकसान होगा। और नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आता है? अभी मैंने आपको बताया, जो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? डेबिट। तो इस वजह से जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट। और एसेट्स कम हो गई, चली गई, तो उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जितने रुपए से कम हो गई वो आ जाएगा अमाउंट में। सेकेंड, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, हमारी कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ गई तो हमें क्या होगा? फायदा। तो जो फायदे होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। तो फिर क्या होगा?
रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो एसेट्स आ गई, तो एसेट्स अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं, जो बिजनेस के बर्डन्स हैं, वो बढ़ गए। अब पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो रिवैल्यूएशन क्या होता है बच्चों उस समय, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो लाइबिलिटी बड़ी है हमारी, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये आ गया जितनी अमाउंट से लाइबिलिटीज बढ़ गई वो। उसके बाद फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, हमारी जो लाइबिलिटीज है वो कम हो गई, बर्डन कम हो गया बिजनेस का। तो जब वो बढ़ी तो हमने रिवैल्यूएशन डेबिट किया, जब कम होंगी तो हम क्या करेंगे, फ़ायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में क्या आएगा, जो लाइबिलिटी कम हुई है उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। जितनी अमाउंट से कम हो गई वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ये भी हो सकता है बिजनेस में, नया केस करवा रही हूँ, एक और हमारे पास है, इफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाउंड। हमारे पास बिजनेस में कोई नई एसेट्स आ गई, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास बिजनेस में ये एसेट्स भी पड़ी है, हमने उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो अब कर देंगे। एसेट्स जो अब रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बेनिफिट होगा, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बोलो हाँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो एसेट्स हमें मिल गई है तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट हो जाएगी। जितनी अमाउंट की वो एसेट्स होगी जो हमें पता लगा, तो उसे हम डेबिट कर देंगे उतनी अमाउंट से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद है इफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फाउंड। हमारे पास हो सकता है कोई ऐसी लाइबिलिटी हो जो हमें पता चली अब, और वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जो पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो वो पता लगने के बाद हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा बर्डन बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो लाइबिलिटी हमने अब पे करनी, टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब सारी ट्रांजैक्शंस हो गई हमारे पास, जो डेबिट में आनी थी, जो क्रेडिट में आनी थी रिवैल्यूएशन की। अब सारी ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद क्या होगा, या तो रिवैल्यूएशन का हमें प्रॉफिट होगा या उसका लॉस होगा। इसके बाद है इफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फाउंड। हमारे पास हो सकता है कोई ऐसी लाइबिलिटी हो जो हमें पता चली अब, और वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जो पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो वो पता लगने के बाद हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा बर्डन बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो लाइबिलिटी हमने अब पे करनी, टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब सारी ट्रांजैक्शंस हो गई हमारे पास, जो डेबिट में आनी थी, जो क्रेडिट में आनी थी रिवैल्यूएशन की। अब सारी ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद क्या होगा, या तो रिवैल्यूएशन का हमें प्रॉफिट होगा या उसका लॉस होगा। तो प्रॉफिट जब होता है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का सभी पार्टनर्स में बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
उसके बाद है अगर लॉस हुआ है बच्चों तो क्या करेंगे, लॉस है तो पार्टनर से ले लेंगे तो उसे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सी रेशो मिलेंगे बच्चों, वही उनकी जो ओल्ड रेशो होती है पार्टनर्स की, उस रेशो में उनको प्रॉफिट दे देंगे, और उसी रेशो में अगर लॉस हुआ है तो उनसे हम ले लेंगे। तो ये हो गई जर्नल एंट्रीज रीवैल्यूएशन अकाउंट की। इसके बाद हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी डेबिट में क्या आएगा, इसकी क्रेडिट में क्या आएगा। अब जर्नल एंट्रीज हो गई तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइटम्स हमें पता लग जाएंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट होगा वो आइटम्स रिवैल्यूएशन की डेबिट में, और जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा वो आइटम्स रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे। अब हमने रिवैल्यूएशन का जो परफॉर्मा है वो बना लिया। सिंपल जैसे हम कोई भी लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे इसका परफॉर्मा है। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। अब हमने इसकी जर्नल एंट्रीज जो थी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जो आएंगी वो हमने कर ली। तो अब उसकी पोस्टिंग करते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज डेबिट में आएंगी और कौन कौन सी एंट्रीज क्रेडिट में आएंगी। फर्स्ट एंट्री हमने करी थी कि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो उस जर्नल एंट्री में क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था, तो वो कौन सी साइड में आएगा, इसकी डेबिट साइड में टू एसेट्स अकाउंट। जितनी वैल्यू कम हो गई वो। उसके बाद सेकंड एंट्री करी थी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो बेनिफिट हो गया, तो वो कौन सी साइड में आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड में बाय एसेट्स अकाउंट। ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज होने की और ये डिक्रीज होने की। उसके बाद एंट्री थी अगर हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं तो वो क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। तो वो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट इंक्रीज हो गई, वो पोस्ट कर दिया। इसके बाद अगर लाइबिलिटीज़ हमारी कम हो जाती हैं तो मीन्स बेनिफिट हो गया, वो कौन सी साइड में आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो ये मैंने क्रेडिट साइड में डाल दिया रिवैल्यूएशन की। उसके बाद है जो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं वो हमें मिल गई, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं वो मिल गई, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा बेनिफिट हो गया बच्चों। तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज मिली हैं तो उस जर्नल एंट्री में हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अब ये सारी एंट्रीज आ गई। अगर क्रेडिट साइड इसकी ज़्यादा है डेबिट साइड से, ये सारा बेनिफिट है, तो हमें क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट होगा बच्चों वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उनकी कैपिटल्स फिक्स हैं तो फिर कौन से अकाउंट में जाएगा, उनके करंट अकाउंट में। ठीक है बच्चों। कौन सी रेशो में हम डिवाइड कर देंगे, उनकी ओल्ड रेशो में। उसके बाद है अगर डेबिट साइड ज़्यादा है मीन लॉसेस ज़्यादा हैं, गेन कम है, तो फिर हमें क्या होगा, लॉस होगा। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद जितना आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, लॉस। लॉस भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ट्रांसफ़र टू, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर उनकी कैपिटल्स फिक्स हैं तो फिर उनके कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा बच्चों, उनके करंट अकाउंट। उसके बाद हम जो दोनों साइड्स हैं उसका क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चाहे
उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है, चाहे नया पार्टनर एडमिट हुआ है फर्म में, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, तीनों केसेस में ऐसे का ऐसे ही बनेगा। तो इसे अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब हम करते हैं 49th इलस्ट्रेशन। ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसमें से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब कॉपी पर सॉल्व करेंगे तब आपको एंट्री समझ में आती जाएंगी कि कौन कौन सी एंट्री चल रही है। फर्स्ट जो एंट्री है, इन्होंने क्या कहा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 54,000। स्टॉक जो है वो 10% से कम लगा हुआ है और उसकी जो वैल्यू है वो 54,000 है, बुक वैल्यू। इट मीन ये जो वैल्यू है हमें कम दी गई है 10%। तो अब 10% जितनी वैल्यू कम दी गई है मीन्स एसेट्स 10% से कम रिकॉर्ड की गई है। तो 10% से जब हम और रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, हमारा बेनिफिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें क्या होगा, क्रेडिट। सेकेंड है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक 10% से ज़्यादा लगा हुआ है, ओवर वैल्यूड मीन्स ज़्यादा लगना। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 66,000। मीन्स अगर 100 रुपये का स्टॉक है वो 10% ज़्यादा लगा के कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 110% के हिसाब से। मीन्स वो 10% हमने लगाना नहीं है, फालतू का स्टॉक में ऐड कर रखा है। तो इससे हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू का क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी। उसके बाद है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू इंक्रीज टू 5 लाख। जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी होगी, 5 लाख। इंक्रीज टू है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में इंक्रीज टू दे दिया होता है और कई बार इंक्रीज बाय लिखा होता है। टू लिखा होता है तो इस मीन ये बढ़कर वैल्यू इतनी हो गई। अब वैल्यू उसकी इतनी है 5 लाख, पहले कितनी थी, 4 लाख। मीन्स कितनी बढ़ी, हमें वो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मीन्स 1 लाख रुपया बढ़ गई। ठीक है बच्चों, तो हम जो एंट्री करेंगे वो किससे करेंगे, 1 लाख से, जितना उसमें चेंज आया एसेट्स में। उसके बाद है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज बाय 5 लाख। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 लाख। अब पहले 4 लाख थी, 5 लाख रुपए से बढ़ गई, बाय मीन्स से। तो मीन्स अब उसकी जो नई वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 लाख। ये जो है दे रखी है 5 लाख, ये नई वैल्यू नहीं है, जितनी वैल्यू बड़ी चेंज हुई ये वो है। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री होगी वो किससे होगी, वो 5 लाख से होगी। ऊपर वाली एंट्री और इस वाली एंट्री में 2 और बाय से ही पूरी एंट्री डिफरेंट हो गई। इंक्रीज 2 थी तो ये मीन्स क्या है, नई वैल्यू है। इंक्रीज बाय है तो मीन्स ये वो वैल्यू है जितनी वैल्यू चेंज हुई है। उसके बाद है ए डेटर हुज ड्यू टू अमाउंट 40,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेबिट्स लास्ट ईयर। एक डेटर था, उससे हमने 40,000 रुपये लेने थे, उसे हमने पिछले साल के बैड डेबिट्स में डाल दिया था। पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट, उसने अब हमें 30,000 रुपीज़ दे दिए। मीन्स डूबे हुए पैसे हमारे पास आ गए। तो हम कितनी अमाउंट से एंट्री करेंगे, 30,000 से। उसके बाद है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेबिट्स। एक हमारा पुराना कस्टमर था जिसका अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेबिट्स मानते हुए। हैज़ प्रॉमिस टू पे 15,000, उसने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 15,000 दे दूंगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 25,000। 25,000 हमने उससे लेने थे, वो हमें क्या करेगा, 15,000 पे कर देगा फ्यूचर में। अभी उसने दिए नहीं है, अभी देगा। इट मीन तब तक वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, डेटर बन जाएगा। तो वो एंट्री कितने से होगी हमारे पास, 15,000 से। उसके बाद ए लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000। एक लाइबिलिटी थी जिसका क्लेम था क्रेडिटर्स का, वो 20,000 रुपये का हमने नोट किया हुआ है। वो जो क्लेम है वो कितने में सेटल हो जाएगा, 16,000 में सेटल हो गया। इट मीन्स हमने उनको 16,000 पेमेंट कर दी, मीन्स 4,000 रुपये का हमें क्या हो गया, बेनिफिट। वो किस में जाएगा, 4,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जितना भी चेंज आया लाइबिलिटीज में या एसेट्स में।
उसके बाद एक कंप्यूटर इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016 फॉर 40,000। एक कंप्यूटर हमने परचेज किया था 1 अक्टूबर 2016 को 40,000 रुपये का। डेबिट टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, वो हमने ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जब हम एसेट्स खरीदते हैं बच्चों, वो हमारा खर्चा नहीं होता, वो हमारी एसेट्स होती है। तो हमने ऑफिस एक्सपेंसेस मानकर उसको गलती से डेबिट कर दिया। अब वो हमारी क्या बन गई, एसेट्स बन गई। तो एसेट्स बन गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा। लेकिन अब वो जो एसेट्स है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन भी लगाना है। कितने परसेंट, 10%। कौन से मेथड से लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के हिसाब से। तो उसके बाद पहले तो 40,000 को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, या सीधा ही इसकी नेट इफेक्ट की हम एंट्री कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन जर्नल एंट्रीज को हम कॉपी पर सॉल्व। 49th इलस्ट्रेशन अभी हमने पढ़ ली। इसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो किसके बारे में है, स्टॉक। जो स्टॉक है वो क्या है, अंडर वैल्यूड है। कितने से, 10% से। ठीक है बच्चों, अंडर वैल्यू 10% मीन्स 10% से कम लगा हुआ है। अगर स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये है, सपोज एक्चुअल वैल्यू उसकी 100 रुपये है, मीन 10% कम लगा हुआ है, मीन 10 रुपये माइनस करेंगे तो एक्चुअल में कितने का लिखा हुआ है बुक्स में, 90 का। बट हमने लिखना कितने का है, 100 का लिखा है, वो 90 का। तो और उसकी जो बुक वैल्यू है स्टॉक की वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 54,000। देखो बच्चों, अगर बुक्स में स्टॉक 90 का लिखा हुआ है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 101 है, तो कितनी आएगी, 100/90। अगर बुक वैल्यू हमें 54,000 दी हुई है तो वो स्टॉक हमारा कितने का बनता है, एक्चुअल में 60,000 का। स्टॉक हमारा 60,000 का है, बट बुक्स में कितने का दिखाया हुआ है, 54,000 का। मीन स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज हो गई, 6,000 रुपीज से। तो जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो वो हमारी क्या है, एसेट। एसेट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट उस टाइम क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 6,000 रुपीज से। ठीक है, समझ में आ गया कि जब अंडर वैल्यूड दिया है तो उस समय हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड एंट्री भी वही है, जो स्टॉक है वो यहाँ पर अब क्या है, ओवर वैल्यूड है। कितने से, 10% से। और जो बुक वैल्यू है स्टॉक की वो कितनी दे रखी है, 66,000। लेट कर लेते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है स्टॉक की वो कितनी है, 100। और उन्होंने यहाँ पर ओवर वैल्यूड कर रखा है, मीन्स ज़्यादा लगा रखा है 10% स्टॉक। तो 10 ऐड करेंगे तो एक्चुअल में वो कितने का लगा रखा है बुक्स में, 110 का। बट शो कितने का होना चाहिए था, 100 का। अगर वो 110 का शो किया हुआ है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है बच्चों, 101 है, तो 100/110। अगर उसकी बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 66,000। तो स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है बच्चों वो कितनी बन गई यहाँ पर, 60,000। स्टॉक 60,000 का था बट ओवर वैल्यूड करके हमने कितने का शो कर रखा है बुक्स में, 66,000 का। मीन्स हमने क्या किया हुआ है, 6,000 रुपये स्टॉक ज़्यादा दिखा रखा है बुक्स में, बट वो 6 उतने का है नहीं। तो हम क्या करेंगे, वापस उसको 60,000 में नोट करने के लिए क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये 6,000 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। हमारी जो एसेट्स है वो 6,000 रुपीज कम हो गई। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितने से, 6,000 रुपीज से। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमें क्या दे रखी है,
जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी जो बुक वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 4 लाख की, और वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, इंक्रीज टू 5 लाख। मीन्स उसकी नई वैल्यू कितनी है, 5 लाख। तो वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई, 1 लाख रुपए। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ जो चेंज आया है वही लेकर जाना है। नई वैल्यू उसकी 5 लाख है, पुरानी 4 लाख है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई हमारी 1 लाख से। तो हमें क्या हो गया बच्चों, बेनिफिट हो गया। तो क्या करेंगे इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, बेनिफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया। कितने से होगा, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है। 1 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी, 1 लाख रुपीज। ये हो गई हमारी एंट्री जब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसके बाद है 4th एंट्री। अब यहाँ पर क्या क्या रखा है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है इंक्रीज बाय 5 लाख, वो 5 लाख रुपए से बढ़ गई। और जो बुक वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमारे पास, 4 लाख की। अब यहाँ पर बाय दे रखा है, मैंने आपको भी समझाया था। तो मीन जो बुक वैल्यू है वो इतने से बड़ी है, मीन जो नई वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 लाख की बुक्स में दे रखी है, 5 लाख रुपए और बढ़ गई। तो जो नई वैल्यू होगी इस टाइम वो कितनी होगी हमारी, 9 लाख। लेकिन जर्नल एंट्री में हमने सिर्फ किसे रिकॉर्ड करना है, जो चेंज आया है। तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बेनिफिट हो गया, एसेट्स बढ़ गई, तो वही सेम एंट्री हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 5 लाख से। उसके बाद हमने किसी डेटर से पैसे लेने थे 5th एंट्री में, तो उसने हमें 30,000 दे दिए। वो हमने पहले राइट ऑफ कर चुके हैं हम उसे, तो पहले राइट ऑफ कर चुके हैं, वो पैसे हमारे पास आ गए। पहले तो जो पैसे आएंगे हमारे पास उसकी एंट्री करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से पैसे आए हैं, जो हमारे डूब गए थे, मीन्स टू बैड डेबिट्स रिकवर्ड, कितने के, 30,000 के। उसके बाद जो ये बैड डेट्स रिकवर हुए हैं ये हमारा क्या हो गया बच्चों, गेन हो गया एक तरह का। तो ये गेन कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसकी नेक्स्ट एंट्री होगी, बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 30,000 रुपीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 6, उसमें क्या था, जो कस्टमर है उसने हमें प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 15,000 रुपीज़ दे दूंगा, और जो उसके पैसे थे वो हमने राइट ऑफ कर चुके हैं। और वो प्रॉमिस कर रहा है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। देखो बच्चों इस केस में तो हमारे पास पैसे आ गए थे, बट जो ये केस है इसमें अभी उसने प्रॉमिस किया है, हमें पैसे नहीं दिए, तो इस वजह से वो हमारा क्या बन गया बच्चों, डेटर बन गया, उससे पैसे हमने लेने हैं। 2 बेनिफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने का प्रॉमिस किया है उसने हमें, 15,000 रुपये का। उसके बाद 7th एंट्री, लाइबिलिटी जो थी क्रेडिटर की वो हमने सेटल कर दी। 20,000 की जो लाइबिलिटी थी वो हमने 16,000 में सेटल कर दी, तो 16,000 तो हमारा कैश गया, और जो 4,000 का हमें बेनिफिट होगा वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों, क्रेडिटर था, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं बट उसको पेमेंट कर रहे हैं, उसका खाता ख़त्म हो जाएगा, तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट, कितना, 20,000,
तो हमारे पास से जो बैंक बैलेंस है वो कितना गया, हमने पेमेंट कर दी उसको 16,000 की। उसके बाद जो 4,000 का हमें बेनिफिट हो गया वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो हम क्या हो गया वहाँ पर क्रेडिट हो गया। लास्ट 7th एंट्री हमारी इस क्वेश्चन की, हमने एक कंप्यूटर खरीदा था 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 2016 को। कितने रुपीस का खरीदा था बच्चों वो हमने, 40,000 का, और वो हमने ऑफिस एक्सपेंसेस मानकर उसे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस को। लेकिन वो है क्या, हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट है, हमारी एसेट्स है। तो और उसके ऊपर हमने क्या करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो 10% है, और जो हमारा अब सेशन ख़त्म हो रहा है वो 31 मार्च 2018 को ख़त्म हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, पहले हमने 1 अक्टूबर 2016 को वो कंप्यूटर खरीदा है, तो हमारा वो जो सेशन होगा वो कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2017 को, क्योंकि ये जो सेशन ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को ख़त्म हो रहा है। तो फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे, 6 महीने। तो जिस साल हमने कंप्यूटर खरीदा है उस साल उसके ऊपर कितने महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 महीनों का। 40,000 का 10%, बट 6 महीनों का डेप्रिसिएशन जो होगा बच्चों वो कितना आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, 2,000। तो नेक्स्ट ईयर उसकी जो वैल्यू रह जाएगी कंप्यूटर की वो कितनी रह जाएगी, 38,000। यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस से कहा है, तो जो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, 38,000 के ऊपर। तो नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, 38,000 का 10%, तो कितना आ गया, 3,800। 38,000 का कंप्यूटर था और 3800 डेप्रिसिएशन लग गया, तो वो कितने का रह गया हमारे पास, 34,200 का, ठीक है बच्चों। और ये 34,200 है हमारी एसेट्स आज के टाइम में, जब हम रीवैल्यूड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आज 34,200 है, वो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी, तो उसे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे कंप्यूटर को। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 34,200 से, ठीक है बच्चों। जब हमने उसको रिवैल्यूड किया तो उस टाइम जो कंप्यूटर है हमारा 31 मार्च 2018 को कितने रुपीस का है, 34,200 का। तो हम उसे 34,200 को बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे, और जो वो बेनिफिट होगा वो हम कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया।